ये कहानी है एक ऐसे प्रेत की जो एक घर में घुस जाता है और फिर वहां से जाने का नाम नहीं लेता। और फिर क्या होता है उसके बाद जानेंगे आज इस कहानी में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानियां अशब गजब स्टोरीज फॉरएवर। आखिरकार दादाजी ने फैसला किया कि अब हमें दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा और यह सब एक प्रेत की वजह से हुआ था। एक शरारती उत्तर भारतीय भूत जिसने घर में रहने वाले हर इंसान की जिंदगी मुश्किल कर दी थी। प्रेत आमतौर पर पीपल के पेड़ों पर रहते हैं और वहीं हमारे इस छोटे से भूत का भी पहला ठिकाना था। एक बहुत पुराने और विशाल पीपल के पेड़ की डालियों में ये पेड़ घर की चारदीवारी के बीच से उगकर हमारे बगीचे तक फैल गया था। पेड़ का कुछ हिस्सा दीवार के इस तरफ था तो कुछ दूसरी तरफ, जहां उसकी छांव मुख्य सड़क पर पड़ती थी। इस जगह से उस भूत को आसपास के पूरे इलाके को साफ साफ देखना आसान होता था। कई सालों तक वह प्रेत वहीं बड़े आराम से रहा, हमारे घर के किसी भी सदस्य को तंग नहीं किया। उसने मुझे भी कभी परेशान नहीं किया और मैं तो पीपल के उस पेड़ पर अपना काफ़ी समय बिताया करता था। कभी मैं घर के बड़ों से बचने के लिए वहां चला जाता तो कभी सड़क पर आने जाने वालों को देखने के लिए। गर्मी के दिनों में भी पीपल के पेड़ की वो छांव बड़ी ठंडी होती थी। उस पेड़ के पत्ते हवा से लगातार हिलते रहते। पत्तों की इस लगातार हलचल की वजह से प्रेत की अपनी हरकतें भी छिप जाती थीं, इसलिए मुझे कभी ठीक ठाक पता नहीं चला कि वह असल में बैठा कहाँ है। लेकिन वो मेरी तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देता। सड़क पर चलने वाले वाहनों को देखने में ही वह पूरी तरह से मगन रहता था। कभी कभी जब कोई तांगा वहां से गुजरता तो वह पेड़ से नीचे कूदकर घोड़े को डरा देता और इसका नतीजा ये होता कि वह छोटा सा टांगा अपनी सही दिशा छोड़कर किसी गलत दिशा में तेजी से भाग खड़ा होता। कभी कभी वह किसी कार या बस के इंजन में घुस जाता और उसके घुसते ही वो गाड़ी थोड़ी देर में खराब होकर बीच रास्ते में रुक जाती और उसे उन साहबों या अधिकारियों के सिर से उनकी टोपियां गिराना अच्छा लगता था, जो ये सोचकर हैरान रह जाते थे कि इतनी तेज हवा अचानक कहाँ से आ गई और फिर उतनी ही तेजी से शांत भी हो गई। हालांकि इस खास तरह का भूत अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकता था और कभी कभी उसकी आवाज़ भी सुनी जा सकती थी, लेकिन मैं इंसानी आंखों को दिखाई नहीं देता था। मैं इंसानी आंखों को दिखाई देता था और अक्सर उस भूत की कुछ शरारतों का इल्ज़ाम मुझ पर ही आता था। अगर साइकिल चलाने वालों को आम की गुठलियाँ या खुबानी के बीज आकर लगते तो वह ऊपर देखते, पेड़ की डालियों में एक छोटे लड़के को देखते तो वो मुझे ही बुरी बुरी बातें बोलने लगते। जो ड्राइवर अपनी कारें छाँव में पार्क करके चले जाते थे, कभी कभी वो वापस आकर देखते कि उनकी कारों के टायर पंचर हो गए हैं। मेरे ये कहने का कोई ख़ास असर नहीं होता था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन जब मैं पेड़ वाले भूत का जिक्र करता तो वे बेचैन हो जाते, या तो इसलिए कि उन्हें लगता कि मैं पागल हो गया हूँ या इसलिए कि वे भूतों से, खासकर प्रेतों से डरते थे। वे कोई और काम ढूंढते और जल्दी से वहां से चले जाते। रात के समय कोई भी पीपल के पेड़ के नीचे से नहीं गुजरता था। खैर, इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। फिर दादाजी ने कहा, जिन्होंने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को उस पेड़ को काटने की इजाज़त दे दी थी जो हमारी ज़मीन पर था, वह सड़क को चौड़ा करना चाहते थे और पेड़ और हमारी दीवार का थोड़ा सा हिस्सा रास्ते में आ रहा था, इसलिए दोनों को जाना पड़ा। कई लोगों ने विरोध किया, जिसमें जैतपुर के महाराजा भी शामिल थे जो सड़क के उस पार रहते थे और कभी कभी दादाजी को टेनिस खेलने के लिए बुलाते थे। वो पीपल का पेड़ सैकड़ों सालों से वहाँ है। उन्होंने कहा, हम कौन होते हैं इसे काटने वाले? हम, चीफ इंजीनियर ने कहा, PWD हैं और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की मर्जी के आगे कोई भूत नहीं टिक सकता। पहले तो वो लोग आरी और कुल्हाड़ी लेकर आए और उन्होंने सारी डालियां काट दी, जब तक कि बेचारा पेड़, शायद इसी समय प्रेत वहां से चला गया होगा। फिर उन्होंने तने को तब तक काटा जब तक कि आखिर में वह बड़ा पुराना पीपल सड़क पर गिर नहीं गया, जिससे टेलीफोन के तार और एक बिजली का खंभा टूट गया और महाराजा के बगीचे की दीवार में एक बड़ा गैप आ गया। सड़क साफ करने में उन्हें कुछ दिन लगे और उस दौरान चीफ इंजीनियर ने अपनी टीम के साथ बहुत मेहनत करी, मगर जब कभी भी चीफ इंजीनियर साहब उस कटे पेड़ के आसपास खड़े होते, उन्हें कोई धक्का जरूर देता। ये प्रेत का काम है, महाराजा ने जानबूझकर कहा। उन्हें वह पेड़ कभी नहीं काटना चाहिए था। पेड़ से दूर होने पर उस प्रेत ने तय किया कि वो हमारे घर में रहेगा। मुझे पहली बार उसके होने का एहसास तब हुआ जब मैं बरामदे की सीढ़ियों पर बैठकर एक नॉवल पढ़ रहा था। मेरे पीछे से हल्की सी हंसने की आवाज़ आई। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नहीं दिखा। जब मैं अपनी किताब पर वापस आया तो हंसने की आवाज़ फिर से शुरू हो गई। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ खुशबूदार फूल की पंखुड़ियों की एक बौछार धीरे से मेरी खुली किताब के पन्नों पर गिरी।
प्रेत चाहता था कि मुझे पता चले कि वो वहाँ है, पर पता नहीं क्या हुआ, मैं उससे डरा नहीं और मैंने कहा ठीक है, तो तुम हमारे साथ रहने आ गए हो, अब मुझे पढ़ने दो। फिर वो चला गया, लेकिन जैसा कि एक अच्छे प्रेत को अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए थोड़ा शरारती होना ही पड़ता है, इसलिए ज़्यादा देर नहीं लगी जब वो तरह तरह की शरारतें करने लगा। उसने शुरुआत दादी का चश्मा छिपाने से की। मुझे पक्का याद है कि मैंने उन्हें डाइनिंग टेबल पर ही रखा था। दादी बड़बड़ाई। थोड़ी देर बाद वह एक जंगली सुअर की आंखों के ऊपर टिका हुआ मिला, जिसका भरा हुआ और सजाया हुआ सिर बरामदे की दीवार पर टंगा था, जो दादाजी की जवानी के दिनों के शिकार के कारनामों की निशानी था। जाहिर है शुरू में इस शरारत का इल्ज़ाम मुझ पर ही लगा, लेकिन एक दो दिन बाद जब चश्मा फिर से गायब हो गया और इस बार वह तोते के पिंजरे की सलाखों से लटका हुआ मिला, तो यह मान लिया गया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि तोते ने एक बार मुझे काट लिया था और उसके बाद मैं उसके पास कभी नहीं जाता था। तोता उल्टा लटका हुआ था और चश्मे के शीशे से झांकने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता कि इससे उसकी नज़र बेहतर हुई या नहीं, लेकिन उसने जो कुछ भी देखा उससे वह ज़रूर गुस्सा हो गया, क्योंकि उसकी आंखों की पुतलियां बहुत छोटी हो गईं और उसने अपनी चोंच चश्मे के फ्रेम से गड़ा दी, जिससे फ्रेम पर हमेशा के लिए एक गहरा निशान पड़ गया। मैंने चश्मे को ज़मीन पर गिरने से ठीक पहले ही लपक कर पकड़ लिया। हमारे तोते को शायद उस प्रेत की मौजूदगी पता लग गई थी, क्योंकि चश्मे की मदद के बिना भी ऐसा लगता था कि वह उस प्रेत को देख सकता था। वो लगातार इधर उधर मुड़ता रहता, किसी अनदेखी उंगली पर झपट्टा मारता और किसी अदृश्य हाथ की नोच खसोट से अपनी पूंछ बचाता रहता। उसने हमेशा बोलने से मना किया था, लेकिन अब वह काफ़ी बतूनी हो गया था और किसी अनजान भाषा में बड़बड़ाने लगा था। अक्सर वह गुस्से में चीखता और पागलों की तरह अपनी आंखें घुमाता। हमें इस तोते को किसी और को देना पड़ेगा, दादी ने कहा। यह दिन ब दिन और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा होता जा रहा है। इसके बाद परेशान होने की बारी दादाजी की थी। एक सुबह वो बगीचे में गए और देखा कि गौरैया ने उनके सारे फूल तोड़ दिए हैं, लेकिन कहीं से भी हमें ये नहीं लगा कि ये मीठी मटर टूटकर घास पर पड़ी है। हमारा माली चंदू, उसको लगा कि चिड़ियों ने सूरज उगने से ठीक पहले हर एक फूल को तोड़ दिया होगा। दादाजी ने कहा यह ज़रूर प्रेत होगा, और मैं मान भी गया। प्रेत ने मुझे ज़्यादा परेशान नहीं किया, क्योंकि वह मुझे अपने पीपल के पेड़ वाले दिनों से याद करता था और जानता था कि मुझे पेड़ काटे जाने से उतनी ही नफरत है जितनी कि उसे। लेकिन उसे मेरा ध्यान खींचना पसंद था, और जब मैं अकेला होता तो मेरे पास आकर हंसकर और चीखकर, या जब मैं किसी और के साथ होता तो मेरे कान में फुसफुसाकर वो ऐसा करता था कि मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाए। अब अंकल केन, जो लंबे समय तक हमारे साथ रहने आते थे, जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो वो परेशान होने लगते थे। वे बहुत गहरी नींद सोते थे और एक बार सो जाने के बाद उन्हें जगाए जाने से नफरत थी। तो जब वे नाश्ते पर आए, उनकी आंखें धुंधली और दुखी लग रही थीं, तो हमने उनसे पूछा कि क्या वो ठीक हैं। कल रात में एक पल भी नहीं सो पाया, उन्होंने शिकायत की। जब भी मैं सोने वाला होता तो बिस्तर से चादरें खींच ली जाती। मुझे उन्हें उठाने के लिए कई बार बिस्तर से उठना पड़ा। फिर उन्होंने मुझे शक से देखा। तुम कल रात कहाँ सो रहे थे नौजवान? दादाजी के कमरे में, मैंने कहा। मैंने तुम्हें अपना कमरा दिया है। ये पीपल के पेड़ वाला प्रेत है, दादी ने आह भरते हुए कहा। भूत? अंकल केन चिल्लाए। मुझे नहीं पता था कि ये घर भूतिया है। अब है, दादी ने कहा। पहले मेरा चश्मा, फिर मीठी मटर, और अब केन के बिस्तर के कपड़े। आगे क्या होगा मुझे हैरानी है, पर हमें ज़्यादा देर तक सोचना नहीं पड़ा। इसके बाद छोटी मोटी मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो गया। फूलदान टेबल से गिर गए, दीवारों से तस्वीरें गिर गई, टीपॉट गिरा दिए गए, और जो खिड़कियां बंद थीं वह खुली मिलती और खुली खिड़कियां बंद। आखिर में अंकल कैन को अपने बिस्तर में एक कौवे का घोंसला मिला, और जब उन्होंने उसे खिड़की से बाहर निकाला तो दो कौवों ने उन पर हमला कर दिया। फिर आंटी रूबी रहने आई और कुछ समय के लिए सब शांत हो गया। क्या आंटी रूबी की ताकतवर पर्सनैलिटी का उस प्रेत पर कोई असर हुआ, या वह बस उसे देख रहा था? मुझे लगता है कि उस प्रेत को तुम्हारी आंटी पसंद आ गई हैं, दादाजी ने शरारत से कहा। वह अब कुछ अलग कर रहा है। ये सच हो भी सकता है, क्योंकि तोता, जिसने प्रेत के कुछ इंग्लिश शब्द सीख लिए थे, अब जब भी आंटी रूबी कमरे में होती तो वो किस किस चिल्लाता था। कितना प्यारा पक्षी है, आंटी रूबी ने कहा। अगर तुम चाहो तो इसे रख सकती हो, दादी ने कहा। एक दिन आंटी रूबी खुशबूदार फूल की पंखुड़ियों से ढकी हुई घर में आई। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आई, उन्होंने कहा। मैं बगीचे में बैठी अपने बाल सुखा रही थी, तभी मुट्ठी भर पंखुड़ियाँ मुझ पर बरसने लगीं। ये तुम्हें पसंद करता है, दादी ने कहा।
मुझे क्या पसंद है? भूत। कौन सा भूत? प्रेत। ये घर में तब रहने आया जब वो पीपल का पेड़ काट दिया गया था। क्या बकवास कर रहे हो? आंटी रूबी ने कहा। किस किस? तोता चिल्लाया। रूबी ने जोर से कहा, कोई भूत प्रेत या दूसरी चीज नहीं है, बस ये तोता है। तोता फिर चिल्लाया, या फिर आवाज छत से आ रही थी। काश वे तोता चुप हो जाए तो आंटी को पता लगे कौन है। ये तोता नहीं है, मैंने कहा, ये वो प्रेत है। आंटी रूबी ने मेरे कान पर थप्पड़ मारा और कमरे से बाहर चली गई। लेकिन उन्होंने इस प्रेत को नाराज कर दिया था। वह उनका फैन से उनका दुश्मन बन गया था। किसी तरह उनके टूथपेस्ट की जगह दादाजी की शेविंग क्रीम की ट्यूब आ गई। जब वह डाइनिंग रूम में आई, उनके मुंह से झाग निकल रहा था। सब लोगों ने सोचा कि उन्होंने गलती से कोई जहरीली पत्ती या जड़ी बूटी खा ली है। 2 दिन बाद आंटी रूबी ने शिकायत की कि उनकी नाक पर एक ग्रेपफ्रूट लगा था जो पेंट्री शेल्फ से अजीब तरह से उछलकर उन पर आ गिरा था। अगर रूबी और कैन यहाँ ज़्यादा देर रहे तो दोनों का दिमाग खराब हो जाएगा, दादाजी ने सोचते हुए कहा। मुझे लगा था कि वे बहुत पहले ही टूट गए थे। मैंने कहा, तुम्हारी कोई हिम्मत नहीं, आंटी रूबी ने गुस्से में कहा। वो उस प्रेत के साथ मिलकर हमें यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा है, अंकल कैन ने कहा। उसकी बात मत सुनो, तुम जब तक चाहो रह सकते हो, दादी ने कहा। जैसे? लेकिन प्रेत को मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई और आंटी रूबी पर जुल्म जारी रहा। अब वो मोड़ आया जब आंटी रूबी ने उस प्रेत को साक्षात देखा। आज सुबह जब मैंने आईने में देखा तो उन्होंने गुस्से में शिकायत की। मैंने एक छोटा सा मॉन्स्टर देखा जिसका बहुत बड़ा मुंह, उभरी हुई आंखें, फैले हुए नथुने और बड़े दांतों वाली मुस्कान थी। मैं बोला, आप इतनी बुरी नहीं लग रही हैं आंटी रूबी, और मैंने अच्छा बनने की भी कोशिश की। मैं प्रेत को बुलाती हूँ, आंटी रूबी ने कहा। चलो ये सब छोड़ो, अब समय आ गया है कि हम सब अपना घर बदल लें। अंकल कैन के पास एक और आइडिया था। चलो प्रेत को भगाते हैं, उन्होंने कहा। मैं एक साधु को जानता हूँ जो ऐसी प्रेतों को ढूंढ कर भगा देता है। लेकिन वह प्रेत बुरा नहीं, मैंने कहा, बस शरारती है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अंकल कैन बाजार गए और कुछ घंटों बाद एक गंदे से दिखने वाले साधु के साथ वापस आए। साधु वो आदमी होता है जिसके बारे में माना जाता है कि उसने दुनिया की सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, जिसमें उसके ज़्यादातर कपड़े भी शामिल हैं। तोते के विरोध में चिल्लाने के बावजूद साधु घर में घूमता रहा और सभी कमरों में अगरबत्ती जलाता रहा। इस दौरान वह तरह तरह की क्रियाएं कर रहा था और उसने फिर अपनी फीस ली और वादा किया कि वह प्रेत हमें दोबारा परेशान नहीं करेगा। जब वो जा रहा था तो अचानक उसे बारिश का आशीर्वाद मिला। असल में सूखे फूलों की बारिश, सड़ते हुए नहीं, ये पत्ते संतरे के छिलके और केले के छिलके थे। सारी क्रियाएं भूलकर वो गेट की तरफ भागा और बाजार की सेफ्टी की तरफ चला गया। आंटी रूबी ने कहा कि उनके तकिए के नीचे से आने वाली हंसी की वजह से रात में सोना नामुमकिन हो गया है। उन्होंने अपना बैग पैक किया और चली गई। अंकल कैन वहीं रुके रहे। उन्हें अभी भी अपने बिस्तर के कपड़ों से दिक्कत हो रही थी और वे खुद से बातें करने लगे थे, जो एक बुरा संकेत था। एक दिन मैंने उन्हें ड्राइंग रूम के सोफे पर पागलों की तरह हंसते हुए पाया। तोता भी इतना घबरा गया था कि वह चुप था, सिर झुकाए हुए था और उत्सुक था। अंकल कैन का चेहरा लाल हो गया था, सच में काफ़ी लाल। अंकल, आपके चेहरे को क्या हो गया? मैंने पूछा। उन्होंने हंसना बंद कर दिया और मुझे बहुत देर तक ध्यान से देखा। मुझे एहसास हुआ कि उनकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी। मुझे लगता है हमें ऐसे चले जाना चाहिए, दादाजी ने कहा। हमें शहर के दूसरे छोर पर जाना चाहिए, वहाँ पर मेरे भाई का घर है। वह कुछ महीनों तक इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। हम अगले हफ्ते ही वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और इस तरह कुछ दिनों और कई मुसीबतों के बाद हमने घर बदलना शुरू किया। फर्नीचर और भारी सामान से लदी 2 बैलगाड़ियाँ आगे भेज दी गईं। अंकल कैन उनके साथ गए। हमारी पुरानी कार की छत पर बैग और रसोई के बर्तन ऊंचे ढेर की तरह लाद दिए गए थे। दादाजी ने स्टीयरिंग संभाला। मैं उनके बगल में बैठा और दादी पीछे बड़े आराम से बैठी। हम चल पड़े और मुख्य सड़क पर कुछ ही दूर गए थे कि दादाजी को स्टीयरिंग व्हील में कुछ दिक्कतें महसूस होने लगीं। ऐसा लगा जैसे वह ढीला हो गया है और कार सड़क पर इधर उधर डगमगाने लगी है, जिससे साइकिल चलाने वाले, पैदल चलने वाले लोग, आवारा कुत्ते और मुर्गियां इधर उधर भागने लगे। एक आवारा गाय हटने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन हम किसी तरह उससे बच निकले और फिर अचानक हम सड़क से उतरकर एक नीची दीवार की तरफ बढ़ने लगे। दादाजी ने ब्रेक पर जोर से पैर दबाया, लेकिन हमारी रफ्तार और तेज हो गई। होशियार, वो चिल्लाए। ये जैतपुर के महाराजा के बगीचे की दीवार थी जो एक एक ईंट से बनी थी। कार ने उसे बड़ी आसानी से तोड़ दिया और उसके पार निकल गई और आखिरकार महाराजा के लॉन में जाकर रुकी। अब देखो तुमने क्या कर दिया, दादी ने कहा।
खैर हम फूलों की क्यारियों से तो बच ही गए, दादाजी ने कहा। किसी ने कार के साथ छेड़छाड़ की है, यकीनन वो वही प्रेत है। महाराजा और उनके दो नौकर हमारी तरफ दौड़ते हुए आए। महाराजा एक बहुत ही भले इंसान थे और जब उन्होंने देखा कि कार चलाने वाले दादाजी हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मेरे पुराने दोस्त। चलो, तुमने यहाँ आने की जहमत तो उठाई, ये बहुत अच्छी बात है। चलो फिर एक गेम हो जाए। दादाजी ने माफ़ी मांगी। दीवार से अंदर आने के लिए माफ़ करना, इसका जिक्र मत करो। गेट बंद था तो तुम और क्या कर सकते थे। दादाजी भी महाराज जितने ही जेंटलमैन थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि उनके साथ टेनिस का गेम खेलना सही रहेगा। दादी और मैंने गेम देखा और नींबू पानी पिया। गेम के बाद महाराजा ने हमें अलविदा कहा और हम दीवार में बने छेद से वापस सड़क पर आ गए। कार में कोई खास खराबी नहीं थी। हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि हमें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई हंस रहा हो और खुद से बातें कर रहा हो। ये कार की छत से आ रही थी। क्या तोता बाहर लगेज रैक पर है? दादाजी ने पूछा। नहीं तो, दादी ने कहा। वो केन के साथ आगे चला गया। दादाजी ने कार रोकी, बाहर निकले और छत देखी। ऊपर कुछ नहीं है, उन्होंने कहा। फिर से अंदर जाकर इंजन स्टार्ट किया। मुझे लगा मैंने तोते की आवाज़ सुनी। जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर से हंसी की आवाज़ शुरू हो गई। एक छोटी सी चीखती हुई आवाज़ तोते की आवाज़ में इंग्लिश बोलने लगी। ये वही प्रेत है, दादी ने धीरे से कहा। वो क्या कर रहा है? प्रेत की चीख और तेज हो गई। चलो चलो, वो खुशी से चिल्लाया। एक नया घर, वही पुराने दोस्त, कितना मज़ा आने वाला है अब। दादाजी ने कार रोकी। वह एक ड्राइवे में पीछे हटे, मुड़े और पुराने घर की ओर वापस जाने लगे। तुम क्या कर रहे हो? दादी ने पूछा। घर जा रहे हैं, दादाजी ने कहा। और प्रेत का क्या? उसका क्या? उसने हमारे साथ रहने का फैसला किया है तो हमें इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करना होगा। चलो ठीक है, दादी ने कहा, लेकिन हम कैन का क्या करेंगे? ये उस पर है ना? अगर उसे कुछ करने को मिल जाए तो वो ठीक हो जाएगा। दादाजी ने बरामदे की सीढ़ियों के सामने कार रोक दी। मुझे भूख लगी है, मैंने कहा। ये पिकनिक लंच होगा, दादी ने कहा। लगभग सब कुछ बैलगाड़ियों में भेज दिया गया है। जैसे ही हम कार से बाहर निकले और बरामदे की सीढ़ियों पर चढ़े, हमारा स्वागत खुशबूदार फूलों की पंखुड़ियों और मीठी खुशबू वाली चमेली की बारिश से हुआ। कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है कि वो हमें आखिरकार पसंद तो करता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी कहानी प्रेत का हमला, द घोस्ट हु गॉट इन बाय रस्किन बॉन्ड। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फोrever। डियर फ्रेंड्स, वो हाई बटन प्रेस करना भी ना भूलें। आप सब लोगों की बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।